फाइन, अब स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो वेरी गुड सर। मॉर्निंग। यस, सो लास्ट क्लास बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस सेबी, competition commission of India and RBI, right? All of these are statutory body, all of these are statutory body because क्यों? क्योंकि ये सब किसी एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। आरबीआई 1934 एक्ट है, सेबी का भी अपना 1999 एक्ट है, ठीक है, कंपटीशन का 2002 एक्ट है। तो वो चीज अगर वो एक्ट के अंडर आई है तो नॉर्मल सी बात है कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ईयर ऑफ फॉर्मेशन ध्यान रखना है, कब आई वो, ठीक है, एग्जिस्टेंस में, किसको रिप्लेस किया उसने, ठीक है। आरबीआई तो किसी को रिप्लेस नहीं किया था, आरबीआई ने, आरबीआई तो एक गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी था जो फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? नहीं, यहाँ तो सब म्यूट है, सब म्यूट है बेटा। गवर्नमेंट नहीं जन्नत, हाँ जन्नत बेटा, एक बार म्यूट कर लो अपने आप को। यस फाइन, ओके। तो यस, वी वर तो टॉकिंग सर आप आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को किसी ने रिप्लेस, आरबीआई ने किसी को रिप्लेस नहीं किया था, सेबी ने रिप्लेस किया था अपना, जो वो था अपना, क्या नाम था उसका, कैपिटल मार्केट का था ना, सेबी को जिसने रिप्लेस किया था, सेबी ने जिसको कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू उसका नाम था, ठीक है। और हाँ, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ किसको रिप्लेस किया था उसने, बिकॉज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसको रिप्लेस किया था ना, वो ज्यादा पूछा जाता है। ये ना कॉम्पिटिशन्स में आने वाले एग्जाम भी हैं, अगर जैसे इंडियन इकोनॉमी पार्ट बनता है, ठीक है। ओके जन्नत बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो ना, चैट बॉक्स में डाल दो, मुझे नहीं वॉइस आ रही है आप लोग की ठीक से, तो किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए एक बार। चलिए, यस, तो वी वर टॉकिंग कि हाँ बेटा ध्यान रखना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको रिप्लेस किया था? वैसे किसको रिप्लेस किया था जरा बताना। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिशन्स में आता है, या अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में इको का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेसेस हु। किसको रिप्लेस एमआरटीपी। किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, या कंपटीशन एक्ट एमआरटीपी। कह लो, 2002 जो एक्ट था, कंपटीशन एक्ट 2002, उसने किसको रिप्लेस किया था? वेरी गुड, एमआरटीपी। भूलना नहीं बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि कंपटीशन एक्ट 2008 रिप्लेसेस हूम। तो एमआरटीपी जो था ना एक्ट आपका, उसको रिप्लेस किया था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, फुल फॉर्म में ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब हम आगे बात करते हैं आईआरडीएआई की आज, ठीक है। आइए अब अपना थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, वही थोड़ा सा रिटर्न वर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो अपने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और नाबार्ड के, एंड देन लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द एमसीक्यू। ओके फाइन, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। कौन सा इंस्टीट्यूशन आज हमें करना है? जो पहला है वो है IRD। यस, इंश्योरेंस। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फाइन। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IRDAI। नाम से ही पता चल रहा है दैट दिस इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये जो बॉडी है, ओके, ये जो बॉडी है ये इंश्योरेंस सेक्टर को हमारा रेगुलेट करता है इंडिया के, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। आइए इसकी कुछ खास बातें लिख लें बेटा। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी तक आपने क्या देखा, जितने भी फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉरी जितने भी नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब आपके एक्ट के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। आरबीआई का एक्ट था, सेबी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, तो इंश्योरेंस का भी एक्ट है ना। देखो, लिखो इसमें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर IRDAI एक्ट 1999। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सेबी और इसका सेम ही है, राइट।
हाँ, सेबी भी आपका था 1999 वाला, ये भी आपका वही है। सेबी आपका 1988 था ना उसका, 1992 था उसका। यस, 1992 एक्ट था उसका। 1999 आपका इसी का ही है, आईआरडीए का। अलग अलग ही है सबके, 1934, 1992 और आपका 2002 और आपका ये 1999। ठीक है, चलो। तो दिस इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज एक्ट के अंडर ये अपना कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच रेगुलेट्स, किसको रेगुलेट करता है ये, विच रेगुलेट्स एंड डेवलप्स, विच रेगुलेट एंड डेवलप्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया जितनी भी हैं, ठीक है, उनको ये रेगुलेट करता है। मेन तो देखा जाए तो जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है गवर्नमेंट के अंदर, वो एलआईसी ही है। ठीक है, बाकी सारे मोस्टली प्राइवेट ही हो जाते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लीज राइट डाउन। देखो, इसमें एक बात लिखो, IRDA एक्ट 1999 allows private players to enter into the insurance industry, to enter into the insurance industry in India with maximum। देखो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, उनको भी अलाउ किया गया इस एक्ट के तहत, बट कंप्लीटली अलाउ नहीं कर सकते ना। विद मैक्सिमम फॉरेन इक्विटी, मतलब इसमें भी एफडीआई अलाउ है। एफडीआई जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ है बेटा, बट कितने परसेंट का, 26% इन अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। तो आप मैक्सिमम जो है फॉरेन इक्विटी इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में आप 26% तक का लगा सकते हैं। हैविंग ऑपरेशंस इन इंडिया, तो इंडिया में सर जितने ये भी प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स है ना, प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म्स, उसमें कितना एफडीआई अलाउ है, मैक्सिमम 26% का। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक तो। और क्या ध्यान रखना है आपको, वो है यस, अच्छा, इस सर लिमिट को ना, 26% का जो लिमिट है इसको बढ़ाया गया। प्लीज राइट डाउन। बाद में इंश्योरेंस बिल आया, ठीक है, द इंश्योरेंस बिल raised the FDI limit in insurance sector, FDI limit in insurance sector to 49%। बेटा 26% से 49% कर दिया। ओके, 26% से 49% कर दिया गया एफडीआई आपका। ओके, फाइन। तो ये था आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। जो आपको क्या ध्यान रखना है, दैट दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, और ये बेसिकली आपका किस एक्ट के तहत आता है, 1999। ओके, आईआरडीएआई एक्ट ने एफडीआई की लिमिट अलाउ कर रखी थी स्टार्टिंग में 26%, ओके, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में। और फर्दर जब ये बिल प्रपोज किया गया, इंश्योरेंस बिल, ठीक है, तो इसको, इस लिमिट को, एफडीआई की लिमिट को 26% से 49% तक बढ़ा दिया गया। तो आज की डेट में फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे इन द प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म्स इन इंडिया, तो वो लोग 49% तक का एफडीआई कर सकते हैं। 49 से ऊपर का नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल मैनेजमेंट उनके हाथ में आ जाएगा। तो यही चीज ना हो, इसीलिए उन्होंने बार सेट कर दिया है कि मैक्स आप 49 कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हो गया ना बेटा, तो अपने आप ही ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल जो है ना, वो इन्वेस्टर्स के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दीज वर सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ IRDAI। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मेन फंक्शंस,
देखो वैसे तो बुक में बहुत सारा दे रखा है मटेरियल में, ठीक है, अब तुमसे इतना तो पूछेगा नहीं एक एक कि तुम भाई अगर 12-15 तुम्हें वहां पे फंक्शंस दे रखे हैं या वो पावर्स और ड्यूटी सेम ही है, तो बेटा तुम ऐसा तो ना एक एक पॉइंट याद रखोगे। मेन बात याद रखो, इन सब को ना इनके इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इनके इतने सारे पावर्स ड्यूटीज होते हैं कि आपको इंडिविजुअली फॉर्म में नहीं पूछेगा। आपको वो कैसे पूछेगा कि मेन फंक्शन क्या है। तो बेटा ये छोटे मोटे काम जो इनके मेन है वो तो आपको पता ही है ना। आरबीआई क्या करता है, बाकी जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करता है। उसके फंक्शंस तो मैंने डिटेल में भी समझाए थे, ठीक है। मैंने आपको सेबी का भी फंक्शन समझाया था, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशरी। तो वो तीन भी मैंने सेपरेटली आपको समझाया। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन आपको यही ध्यान रखना है बेटा कि वो जितने भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना या मोनोपोली प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसको अवॉइड करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। और सेबी का क्या था, सेबी का एक चीज और था, सेबी का हमने पढ़ा था कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रमोट करता है। और जितना भी वो है ना कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो, वो सबको रेगुलेट करता है, ठीक है, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। तो ऐसे करके आपको बेसिक्स बातें ध्यान रखनी है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वैसे जब हम बात करें मेन फंक्शंस, पावर्स या ड्यूटीज ऑफ IRDAI की बेटा, तो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रख लो, ठीक है, वो ध्यान रख लो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 14 में दिया गया है आपका IRDAI एक्ट 1999 के तहत। कभी कभी ये सेक्शंस भी पूछ लेते हैं कि बताइए IRDAI एक्ट 1999 के तहत जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी की जो फंक्शंस हैं वो कौन से सेक्शन में आता है, तो वो आता है सेक्शन 14 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना मैंने वो सारा लिखवाया आपको इसमें, इससे अलग नहीं है अब कुछ। यस कुछ लिख लीजिए, इसमें दो तीन पॉइंट है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, क्या क्या इसका मेन काम है, इशूइंग, रिन्यूइंग, इशू करता है, रिन्यू करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइंग, विदड्रॉइंग, विदड्रॉ करता है, सस्पेंड करता है, सस्पेंडिंग, और कैंसलिंग। सस्पेंड भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, किस चीज को, तो रजिस्ट्रेशन को। कैंसलिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर ये एपेक्स बॉडी है इंश्योरेंस का, जैसे आरबीआई जो है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है अपना बैंक का, तो बेटा बैंकिंग सेक्टर का वो हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो बेटा IRDAI भी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का अपना एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो वो सबके लाइसेंस को इशू भी करता है, उनको रिन्यू भी करता है, कुछ गलत है उसको ठीक भी कर देता है, मॉडिफाई, विड्रॉ भी कर लेता है, उनसे छीन लेता है, ठीक है, और सस्पेंड, खारिज कर दिया, ठीक है, उसको हटा दिया वहां से, कैंसिल, पूरा कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा पहली बात ये हो गई, दो तीन बात और है बेटा वो भी ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, क्या लिखा हमने, फर्स्ट पॉइंट, इशूइंग, रिन्यूइंग, मॉडिफाइंग, विड्रॉइंग, सस्पेंडिंग और कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड जो इसका मेन फंक्शन और कह सकते हैं पावर्स और ड्यूटीज, विच इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, protection of interests of the policy holders, of the policy holders in such matters, in such matters as regulation of, as regulation of insurance premium, insurance premium and settlement of insurance claims, and settlement of इंश्योरेंस क्लेम्स। तो बेटा ये जो पॉलिसी होल्डर्स के प्रीमियम का अमाउंट होता है ना और उनका इंश्योरेंस क्लेम, कि भाई जब तुम इंश्योरेंस ले रहे हो
तो प्रीमियम के वे में तुम भुगतान करोगे, ठीक है, जो कि क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ऐसे करके जो भी ड्यूरेशन फिक्स्ड है, तो आप लोग प्रीमियम भरते हो। वैसे मंथली मंथली प्रीमियम जाता है एलआईसी का, ठीक है, तो आप लोग प्रीमियम भरते हो। तो बेटा तुमने प्रीमियम भरा है, तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी तो एलआईसी होल्डर्स का ही काम है, ठीक है, डीएआई का ही काम है, ठीक है। और तुमने एलआईसी ले रखा है, कल को कोई आपदा आ जाती है, जिस चीज के लिए तुमने एलआईसी करवा रखा था, जीवन बीमा, तो बेटा कल को वो आपदा आ गई तो फिर तुम्हें क्लेम की जरूरत है कि मुझे मेरे पैसे दो, जो मैंने एलआईसी कराई है, इस रिगार्डिंग मेरे पे ये कंटिजेंसी आई है, ये प्रॉब्लम आई है। तो बेटा आपको तो पता ये क्लेम इतना आसानी से तो मिलता नहीं है, बहुत सारे फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आईआरडीए ये इंश्योर करती है कि किसी भी तरीके से नुकसान ना हो पॉलिसी होल्डर्स का। अगर उन्होंने एलआईसी ले रखी है और देयर इज अ रियल सिचुएशन, जो प्रॉब्लम है, तो उनको सेटलमेंट किया जाए उनके क्लेम का, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखती है आईआरडीएआई। देन नेक्स्ट इज इंश्योर्स डिलीवरी ऑफ ensures delivery of efficient services to business। कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि बिजनेस को कैसे मदद करता है बेटा। ensures delivery of efficient services to business and reduces the business risk and reduces the business risk। आपको तो पता ही है कि इंश्योरेंस जो होता है वो इंडिविजुअल ही नहीं कराते, सिर्फ बिजनेस वगैरह भी कराते हैं, ठीक है। बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बिजनेस कंपनीज भी इंश्योरेंस करवाती हैं। जैसे आप लोगों ने तो, हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा ही है ना, जैसे फायर ब्रेकआउट हो जाता है कंपनी में, ठीक है, और चोरी हो जाती है, ठीक है, बाय थेफ्ट और बाय फायर, जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे फिर इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है इफ यू हैव टेकन द इंश्योरेंस, ओके। तो वो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट क्या है, बिजनेस रिस्क है ना। बिजनेस रिस्क है वो, कि कल को ये रिस्क हमें झेलना पड़ सकता है, नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो भाई उस नुकसान को पहले इंश्योर करवा लो ना इंश्योरेंस लेके, तो उसे हम बिजनेस इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात है, ये बिजनेस सेक्टर को कैसे हेल्प करता है आईआरडीएआई, उनको एफिशिएंट सर्विसेज देके, सो दैट कि बिजनेस का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो ये इनका मेन फंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। बस यही कुछ बातें थी आईआरडीए के बारे में, बहुत छोटा सा टॉपिक था। एक्ट याद रखना है, उसकी एफडीआई की लिमिट याद रखनी है, पहले 26 था फिर 49% हो गया। मेन ड्यूटीज क्या क्या है ये तीनों रट लो, ठीक है। सेक्शन क्या है वो ध्यान रख लो। और कभी कभी तो बहुत सिंपल सा आईआरडीआई का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है, आईआरडीआई का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म याद रख लो, बस यही सब है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बेटा। So in this way, we have done our non-funding institutions, RBI, SEBI, CCI, and IRDAI. Fine. Now we will discuss the only one institution of funding institutions, which is नाबार्ड, ओके। नाबार्ड को समझने से, देखो बेटा नाबार्ड क्या है, नाबार्ड आपका फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये डेवलपमेंट बैंक में आता है, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक के अंदर आता है, जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है, इन सबको क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है, ओके। बट इसकी शुरुआत चलन कैसे हुआ था, डेवलपमेंट बैंक्स का चलन इंडिया में शुरुआत कैसे हुआ था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे पहले, फिर आएंगे हम नाबार्ड पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वाला सबका डन आईआरडीआई, एक बार थम्स अप दें, करते हैं स्टार्ट, बताइए। ओके वेरी गुड। बस अब जल्दी जल्दी से, हमारा बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स बचा है, हम एकदम स्पीड में अपना सारा क्वेश्चंस को करते हुए, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए अपना, ठीक है, खत्म करेंगे, बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड दिस कोर्स, ओके, क्योंकि हमारे लिए ये ऑलमोस्ट एंड पे ही है हम, ओके। 10%, 5-10% सिलेबस बाकी है, तो उसको भी फटाफट से कंप्लीट करेंगे। जोश हाई रखिएगा, बिकॉज जब हम ओवर करने वाले होते हैं कुछ चीजों को, तो हमें होता है कि बहुत अच्छे से ओवर हो, ठीक है। तो कुछ छूटे ना, कुछ मिस ना हो, वो मेरी तरफ से है, ठीक है। ओके आपका थोड़ा सा रह गया, मैं कर दूंगा, ठीक है, ओके फाइन अमन, डोंट वरी, ठीक है। यस, हाउस द जोश है ना, हाई, एकदम हाई पे है, तो वैसे ही रखना है अपने आप को, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके बाद क्या होगा, तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं इस बात का, लिखवा लो मेरे से,
जो ये नोट्स पढ़ के चला गया, जो ये नोट्स को माइंड में रट लिया है, समझ लिया है, जो भी किया है उसने, ठीक है, पर उसने ये नोट्स पढ़ लिए हैं, बस समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार बहुत अच्छे से ही हो गया है। टॉप ही ना कर जाओ तुम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, पहले का नहीं हो पाया, कोई नहीं, आप बैकअप ले लीजिएगा। मैंने एक एक नोट्स, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, ठीक है। मैंने पेपर को रिव्यू किए हैं लास्ट के 4-5 ईयर्स के, ठीक है। मैंने उसमें देखा कुछ पार्ट ऐसा है जो ऐसा हो कि मतलब हम कर रहे हैं बट वो कुछ एक्स्ट्रा में जाके पूछ रहा है, तो मैंने वो भी पुट अप किया उसमें, ठीक है। हमने नोट्स में वो कवर किया। तभी मैं जो टॉपिक देता हूँ ना, उसमें मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, आए ना आए वो तो बात की बात है, नॉलेज ही हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं वो करा देता हूँ। तो इसीलिए बेटा इसके बाहर कुछ नहीं है। तुम नोट्स जो है ना बड़े अच्छे से प्यार से तुमने बनाया हो, सजा सजा के बनाया हो, जैसे यहाँ पे मैं भी मार्कर्स यूज करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स, सो दैट कि क्लियर रहे, वैसे ही आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट्स ये बनाए हो, ठीक है। और इसको बहुत संभाल के रखना, कॉन्टिन्यूस रिवीजन करते रहो, ठीक है। ऐसे पढ़ो कि डेली बेसिस पे अब रिविजन हो तुम्हारा, ठीक है। एक बार मेरे साथ पढ़ा तुमने, एक बार तुम खुद पढ़ो चीजों को, ठीक है। एक बार खुद भी गो थ्रू करो, आराम से 10-15 दिन खुद भी गो थ्रू करो। फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में उठो, उसको रिवाइज किया करो डेली बेसिस पे। आज ये यूनिट उठाएंगे, आज इसमें से चलो 5 टॉपिक ही तुमने रिवाइज किया। बट क्या है बेटा, कंसिस्टेंसी बना के रखो। सक्सेस के ना 3 ही 4 अपने पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसपे हमें सक्सेस मिलता है। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड आपको हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे 3 ये फॉर्मूले अपना लो लाइफ में, तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, ठीक है। पूरा मत पढ़ो बट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो। हार्ड वर्क करो, ठीक है। डेली अपने आप को कुछ ना कुछ नया सीखो, ठीक है। और अपने आप को डिसिप्लिन में रखो बेटा। डिसिप्लिन मतलब तुम्हारा ये कि तुम्हारा रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर तुम किसी चीज को लेकर तैयारी कर रहे हो, तो जब तक वो पेपर हो नहीं जाता, जब तक वो तुम्हारा डेस्टिनी हो नहीं जाती कंप्लीट, तब तक तुम ना डिसिप्लिन में रहो बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए, तो करते हैं आगे। तो IRDAI कंप्लीट, वी विल स्टार्ट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस नाउ। हेडिंग डालेंगे बेटा, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, फंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में फर्म्स को, बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करवाती है। तो भाई फर्म्स क्यों प्रोवाइड करवाती हैं? उनके फैसिलिटेशन के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो तभी हम बोलेंगे कि फंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इन्होंने एक चलन, एक एक बेसिकली जो है ना, एक कॉन्सेप्ट चालू किया, ट्रेंड चालू किया इंडिया में, जिसको हम जानते हैं इंडियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से। इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। ये फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को ही हम बोलते हैं इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स। किसके डेवलपमेंट के लिए? तो बिजनेस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब हिस्ट्री ऑफ दिस फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। पहले हम लिखेंगे, नाबार्ड पे तो बाद में आएंगे क्योंकि वो भी फंडिंग इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। बट पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये जो हिस्ट्री है ये कहां से शुरू होती है। आइए, कुछ पॉइंट्स लिखिए, मैंने क्लब किया है मटेरियल के कुछ पॉइंट्स को, प्लीज राइट डाउन। द फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट, टू प्रमोट industrial development, to promote industrial development in India, in India, special purpose financial institutions were created. Special purpose financial institutions were created. तो क्या कह रहा है ये फर्स्ट लाइन, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री खुले, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस रेगुलेट करें, तो एक चलन चालू हुआ जिसको हम जानते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से। अब ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता क्या था? तो प्लीज राइट डाउन, दीज स्पेशल पर्पस financial institutions
financial institutions were called development banks. तो हमने क्या देखा कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ही हमने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चालू किया. अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, पैसा प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं. ओके, इसी को हम डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं. इस चीज को ध्यान में रखना है. अच्छा, इंडिया में सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा आया? तो अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट डाउन. इन इंडिया the origin of development banking system in India, the origin of development banking system can be traced with setting up of Industrial Finance Corporation of India. Industrial Finance Corporation of India, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IFCI. IFCI in 1948. Please write down the name of this institution which were firstly established in India as a development bank. क्या नाम था उसका? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. शॉर्ट में बोले तो IFCI. कब? 1948. 1948 में आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया और इसने नींव रखी डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया की. ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या हुआ. अगर क्वेश्चन पूछे विच वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? IFCI. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. वी हैव डन विद द थर्ड 3 points. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज, उसके बाद बेटा 2 इंस्टीट्यूशंस और आए, उनका भी नाम लिखना है. देयर आफ्टर इंडस्ट्रियल क्रेडिट and Investment Corporation of India, जिसको हम आज के टाइम में ICICI बैंक के नाम से जानते हैं. ठीक है, took place in 1955 and Industries Development Bank of India जिसको हम किस नाम से जानते हैं? IDBI. ओके, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन 1964. तो बेटा इन 2 इंस्टीट्यूशन के नाम और याद रखो. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ICICI बैंक बोलते हैं. ठीक है, और अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI. ठीक है, इन दोनों का ईयर याद रखना. 1955 में आपका ICICI बैंक आया था. ठीक है, और 1964 में आपका आया था IDBI. ठीक है, अब देखो ICICI बैंक जब आया ना, तो वो आया था एज अ डेवलपमेंट बैंक. फाइनेंस का काम तो वो आज भी करता है, पर पहले वो कमर्शियल बैंक नहीं था. आज के टाइम पे ICICI बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक हो गया है, पर जब ये सेटअप हुआ था ना, तब ये कमर्शियल बैंक नहीं था. ओके, तब ये अपना डेवलपमेंट बैंक था. ये जरूरत पड़ने पर छोटे फार्मर्स को रूरल क्रेडिट ही प्रोवाइड करवाता था. ठीक है,
छोटे मोटे बिजनेस जो होते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले, ठीक है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो था, तो ये उस टाइम से उनको लोन प्रोवाइड करवाता था बेसिकली। तो स्टार्ट तो हुई थी इसकी जर्नी एज अ डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, बट लेटर ऑन ये दोनों जो है ना, आईडीबीआई और आईसीआईसीआई, दोनों कमर्शियल बैंक बन गए, डेवलपमेंट बैंक के लोग नहीं रहे। तो प्लीज राइट डाउन द लेटर above two development banks, above two development banks have converted into commercial banks। तो बेटा वो लोग कमर्शियल बैंक्स बन गए बाद में, ठीक है। यस, तो अगर ये दोनों कमर्शियल बैंक बन गए तो अकेला कौन बाकी रह गया डेवलपमेंट बैंक, बताइए, अकेला कौन रह गया फिर? बताइए बताइए, तीन हमने डिस्कस किए ना, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई। तो बेटा आईडीबीआई और IFCI आईसीआईसीआई जब कमर्शियल बन गए तो बचा कौन? आईएफसीआई। IFCI। यस, आईएफसीआई, ओके। तो इसलिए मुझे थोड़ा हिस्ट्री से आपको प्रेजेंट में लेके आना था, पास्ट से प्रेजेंट में, बिकॉज शुरुआत ऐसे हुई थी बेटा कि आईएफसीआई पहले आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे पहले आया, ठीक है, उसके बाद दो और आए, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई, बट लेटर ऑन दोनों कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गए, डेवलपमेंट से नॉन बैंकिंग से बैंकिंग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और फिर एक ही बचा आपका बैंकिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, वो था आईएफसीआई। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए आईएफसीआई जो है वो ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है। अब हम आएंगे नाबार्ड पे। तो अब ये जो आपका डेवलपमेंट बैंक है, इसने सेटअप किया नाबार्ड को। प्लीज राइट डाउन, नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखो बेटा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। और इसका क्या हम शॉर्ट में लिखते हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। नाउ शुरुआत तो होगी, कब सेटअप हुआ था वो तो होगा ही होगा, बट उससे पहले एक चीज गांठ बांध लो, अभी तक हमने पांचवा इंस्टीट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जितने भी नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस थे, ठीक है, पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाबार्ड जो है वो किसी एक्ट के तहत नहीं आता, ये सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है जो कि डेवलपमेंट बैंक है, और ये अपना फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। तो नाबार्ड का कोई एक्ट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। तो दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नाउ अब हम बात करते हैं ये एस्टैब्लिश कब हुआ। वेरी गुड, 12 जुलाई 1982, वेरी गुड ध्रुव। तो सर एक बात छोटे छोटे पूछनी थी। पॉइंट्स में इनका लिख लो, कोई खास बात है नहीं इसमें। पहले तो क्या फुल फॉर्म ही आ जाएगा, फिर ईयर ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, फिर मेन फंक्शन क्या होता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपका यही सब इसमें मेन है। आ जाओ, कुछ कुछ मेन बातें हैं वो मैंने क्लब कर लिया है, तो मैं तुम्हें वो लिखवा देता हूँ। आओ, इस्टेब्लिश ऑन जुलाई 12 1982, ओके, 1982 12 जुलाई को ये आया, ठीक है, फाइन, यस। अच्छा, उसके बाद क्या है, यस, इस लाइन को लिख लो, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब बड़ा, लार्ज, ठीक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड। क्यों है ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास करने के लिए, ठीक है। अगर वो स्टैट्यूटरी एक्ट नहीं है तो वो पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं होगा, बिकॉज स्टैट्यूटरी कब बनते हैं, देखो पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। अभी पार्लियामेंट में जो होता है वो बेसिकली क्या किया जाता है, वो लेजिस्लेट किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, ठीक है। एक्ट वो तब बनता है जब उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, ठीक है। कोर्ट तो अलाउ कर ही देते हैं, बट व्हेन प्रेसिडेंट इज द टॉप बॉडी, तो जब प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल जाता है ना, तो द बिल बिकम एक्ट, ठीक है। तो बेटा इसको किसी एक्ट के तहत नहीं लाया गया, तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ पार्लियामेंट्री एक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री एक्ट जो है पार्लियामेंट में पेश हुआ, बिल बन के गया, बिल जब प्रेसिडेंट से एक्सेंट मिल गया तो वो आपका एक्ट बन गया, ठीक है। तो वी कैन से नो, पार्लियामेंट एक्ट नहीं होगा ये नाबार्ड, ठीक है। इट इज नॉर्मली ऑफ रेगुलेटरी बॉडी जिसको गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है, और उसी के थ्रू वो काम कर रहा है, ओके। सो इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। yes, now the again very very important point, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे तुमने जितने भी इंस्टीट्यूशन पढ़े हैं ना, सबका हेडक्वार्टर तो मुंबई में ही है, तो तुम्हें अलग से वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं आया। एक तो हमने जितने भी इंस्टीट्यूशन पढ़े हैं उसमें से मेरे ख्याल से 3 से 4 का ही हेडक्वार्टर हमने पढ़ा है। सेबी का हमने रीजनल ऑफिस देखा था, वो 4 पार्ट ऑफ इंडिया में देख लिया था, बट हेडक्वार्टर जिन जिन की बात हमने करी है, इधर इट इज सेबी, इधर इट इज आरबीआई, इधर इट इज दिस नाबार्ड, सब बॉम्बे में है, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा, ओके। यस, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस किस को वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, तो लिखो, प्रोवाइड्स रूरल क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, small scale industries, then we have cottage and village industries, cottage and village industries, एंड लास्ट हमारा है हैंडीक्राफ्ट एटसेट्रा। तो बेटा इन कुछ इंस्टीट्यूशन मतलब इन कुछ इंडस्ट्रीज के नाम याद कर लेना, तुम्हें पता ही है ये बड़े छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कॉर्पोरेशन भी नहीं होते बेटा, ये छोटे छोटे बेसिकली फर्म्स होती हैं, ठीक है। विलेज इंडस्ट्रीज हो गया, एक छोटा सा कारखाना खोल लिया, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो जाता है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो जाता है, और आपका बेसिकली इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो इन सबको ही रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है नाबार्ड, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब गांव में जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं ना, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, उनके फैसिलिटेशन के लिए, उनको किसी भी तरीके से पैसों की प्रॉब्लम ना आए, तो ये उनको फंड्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि ये कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, ये कोई कमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है, ये कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है दैट दिस इज अ रीजनल रूरल बैंक, ओके। क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट में, नाबार्ड इज अ रीजनल रूरल बैंक। सर एक बार पीछे का दिखा दीजिए। गांव में जो छोटे छोटे कस्बे और एरियाज होते हैं ना, उसमें नाबार्ड के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ब्रांचेस, वो फैसिलिटेट करते हैं ये वाला काम। तो बेटा ये कोई आपको टाउन्स में नहीं मिलेंगे, ये कोई आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाबार्ड आपको बेसिकली गांव के जो एरियाज होते हैं ना, एक मिनट रुको, यस, तो हमने क्या लिखा है, नाबार्ड इज अ रीजनल रूरल बैंक, ओके। तो ये लिख लीजिए एक बार आप, नाबार्ड इज अ रीजनल रूरल बैंक। अच्छा, मैं वो पीछे वाला पेज दिखाता हूँ, राधा बेटा रुको, नाबार्ड इज अ रीजनल रूरल बैंक, ये लो, कहाँ पे रह गए थे, एक बार देख लो इसको,
बस 2-3 पॉइंट और फिर नाबार्ड खत्म, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है बड़ा, वो मैंने जब नाबार्ड पढ़ा था तो मैंने वो नोट कर लिया था। चलो आगे बढ़े अब। हाँ, तो नाबार्ड क्या है, रीजनल रूरल बैंक है, वो वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब कुछ एक दो बातें हैं और बस वो नोट कर लो बेटा। देखो देखो एक चीज और लिखो इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड प्रोवाइड्स cooperative banks, NABARD provides cooperative banks and regional rural banks, loans and advances by way of refinance for production, marketing and procurement objectives. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस। एक बार ये ना 2 पॉइंट लिखो, मैं मतलब बताता हूँ क्या है इसमें। रीफाइनेंस प्रोविजन इज टू सप्लीमेंट, थोड़ा सा ये नाबार्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिली, तो इसमें लिख लो एक बार। दी resources of banks and to improve credit flow। देखो बेटा, पता है ये क्या है, सुनो। ये 2 पॉइंट मैंने लिखवाया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नाबार्ड प्रोवाइड्स कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स लोन्स एंड एडवांसेस बाय वे ऑफ रीफाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑब्जेक्टिव। द अंडरलाइन द वर्ड रीफाइनेंस, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस। वैसे जो रीफाइनेंस का ऑप्शन मिलता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता। तो पता है क्या है ये देखो फाइनेंस, एक तो वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जो नाबार्ड है, फाइनेंस मतलब पैसा दे रही है। रीफाइनेंस का मतलब क्या है कि वो दोबारा से दे रही है पैसा। अब ये दोबारा का मतलब क्या सीन है बेटा, देखो कुछ कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं ना जिनको लोन मिल जाता है कमर्शियल बैंक से भी, ठीक है। कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जो क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, तो ठीक है भाई, उनको कमर्शियल बैंक से पैसे मिल गए, या फिर ये समझो उनको पैसे का जुगाड़ हो गया, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि भाई ये वाला जो सोर्सेज है उसके थ्रू पैसा लेना कम पड़ जाएगा, कल को और रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हम दूसरे सोर्सेज ढूंढते हैं कि और कहां से पैसे लेके आए। तो कुछ फर्म्स जिनको कमर्शियल बैंक से पैसा मिल गया, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन कि आप लोग नाबार्ड से भी अपना फाइनेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो नाबार्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो बैंकिंग एक्टिविटीज को भी सप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। वो बैंकिंग एक्टिविटीज का भी सप्लीमेंट्री है कि भैया तुम्हें ये कम पड़ गया तो आओ और ले जाओ, ठीक है। तो रीफाइनेंस का मतलब वही है कि आपने एक जगह से फाइनेंस करवा लिया तो ये मत समझो कि आपके पास वही सोर्स था और पैसे कम पड़ गए तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। नो, यू कैन रीफाइनेंस योर एक्टिविटीज, यू कैन रीफाइनेंस योर एक्टिविटीज। ओके, रीफाइनेंस कैसे, नाबार्ड के थ्रू, ठीक है। आपको नाबार्ड भी पैसा दे देगा। तो ठीक है ना, 5 लाख उधर से ले लिए, 5 लाख नाबार्ड से थोड़ा सा ले लो, 10 लाख में अपना आराम से अच्छे से काम करो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस का ऑब्जेक्टिव ही यही है बेटा कि मतलब रिसोर्सेस कम ना पड़े,
ठीक है, और सप्लीमेंट्री एक्टिविटी चलता रहे, जो बैंक्स वगैरह कर रहे हैं उनकी तरह भी नाबार्ड एज अ सप्लीमेंट्री एक्टिविटी करे। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज शॉर्ट टर्म है बेटा, ये शॉर्ट टर्म मतलब तो समझते ही होंगे, जो कि ऐसा लोन्स और एडवांसेस है जो हमें विद इन अ ईयर रीपे करना है। ठीक है, तो नाबार्ड भले ये रीफाइनेंस का लोन प्रोवाइड करवाती है, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, आपको 1 साल के अंदर वापस देना है। फाइन, ये चीज है इस पॉइंट में। ओके, आगे हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। कुछ और भी ये फैसिलिटेट करता है नाबार्ड, तो इसमें लिखिए नाबार्ड इज ऑल्सो नोन एज, नाबार्ड इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम शॉर्ट में SHG बोलते हैं, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। बेटा नाबार्ड जो है ना, वो छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको भी लिंक करने में हेल्प करता है, which encourages which encourages Indian banks to lend to self help groups, SHGs। पहले समझो SHG होता क्या है। SHG जो होता है ना, वो एक छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे लेबर यूनियंस होते हैं। फैक्ट्री में जैसे लेबर काम करते हैं तो लेबर अपना यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लेबर यूनियंस बोलते हैं। तो वो लेबर यूनियंस क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक फैक्ट्री चला रहे हैं, एक काम बिजनेस चला रहे हैं 30-40 लोग मिलके, ठीक है। मूवीज में बड़ा आप लोगों को देखने को मिलता होगा ये सब, ठीक है, कि बड़ी प्रॉब्लम आ गई, घर पे समस्या आ गई, हाँ, तो अब कहाँ से फाइनेंस लेके आए, तो फटाफट से एक बिजनेस आइडिया भी आ जाता है उनके माइंड में, लोग भी इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग, है ना, और वो अपना लो भाई काम धड़ाधड़ शुरू, ठीक है। तो ऐसे करके वो एक्टिविटी अपना चालू कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपना देखा जाता है ना कि छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने आप को बना लेना, कि भाई हम किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, ना ही हम कोई फॉर्मेशन है, ना हमें कोई परमिशन है, बट ये हम एक छोटी मोटी बॉडी है जिन्होंने आपस में क्लब कर लिया है अपने आप को। कुछ इंडिविजुअल्स मिलके क्लब हो चुके हैं, ग्रुप बन चुके हैं, एंड नाउ दे आर डूइंग एक्टिविटीज, नाउ दे आर एंगेज इन अ बिजनेस। इट्स लाइक होम मेड बिजनेस, ठीक है। अब तुम लोग जैसे अब ये तुम्हें पता होगा ना, घर पे जैसे बिजनेस करते हैं तो लेडीज वगैरह जो होती हैं घर में ही अपना 5-6 लेडीज अपॉइंट कर लिया उन्होंने, और सिलाई कढ़ाई का काम एकदम बिजनेस चालू कर लिया, ठीक है। वो क्या है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कि आओ तुम्हें मदद की जरूरत है, हम लोग क्लब हो जाते हैं और मिलके काम कर लेते हैं, ठीक है। और वो पिकल्स का बिजनेस हम लोग बड़ा सुनते हैं, ठीक है, कि लेडीज जो है वो घर बैठे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आता है ना, वो अचार और पापड़ का जो बिजनेस चलाती हैं, हाँ, माधवी भाभी। तो वो शी इज एन इंडिविजुअल, बट इफ शी क्रिएट्स अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट, तो वो क्या बन जाएगा, SHG। क्योंकि क्या है, 5-6 लेडीज आके इकट्ठा हो गई, ग्रुप बना लिया, एंड नाउ इट्स लाइक हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है, हेल्पिंग योर सेल्फ, आप अपने आप की मदद कर रहे हो, और आपस में जितने भी लेडीज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो यस, तो बिल्कुल वैसा ही आपका, ठीक है, ये वैसा ही बिजनेस आपका होगा कि आप घर बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव कैपेबिलिटी, यू हैव रिसोर्सेज, शुरू कर दो। तो बेटा अब काम तो शुरू कर देंगे, बट धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे, या मान लो शुरुआत ही कर रहे हैं तो फंड्स की प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। फाइनेंस कैसे करवाएं ये बताओ। इसका बेस्ट एग्जांपल है ना नाबार्ड का, आप लोगों ने पैडमैन मूवी देखी होगी, ठीक है, पैडमैन बहुत वन ऑफ माय फेवरेट मूवी दिस इज, ओके, पैडमैन बहुत बहुत अमेजिंग मूवी है। तो उसमें कैसे अक्षय कुमार वो आइडिया जो लेके आता है पैडमैन का, ठीक है, पैड बनाने का बाय बाय हिमसेल्फ, ठीक है, तो मतलब कैसे वो स्टार्ट करता है, और कैसे एक्सपेरिमेंट करते करते भी कितनी बार फेलियर मिलता है, बट लेकिन एट द एंड जाके जब वो रिसर्च करता है, जब 4 लोगों से बातें होती हैं, तब पता चलता है कि यू आर डूइंग गुड थिंग, बट तरीका गलत है, द रिसोर्सेज यू आर यूजिंग लो क्वालिटी है, ठीक है, तभी वो अच्छा नहीं बन पा रहा है।
ठीक है, तभी वो टिकाऊ नहीं है। तो कॉन्टिन्यूसली R&D करने के बाद, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उसको पता चलता है कि हाउ आई कैन मेक दिस वेरी वेल, ठीक है, हाउ आई कैन अवेल द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज वो करके फिर एट द एंड जाके धीरे 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 बिजनेस क्रिएट करने लगता है। अब जहां पे उसका वो छोटा सा कारखाना रहता है ना, एक झोपड़ी टाइप का, वहां की जितनी भी लेडीज होती हैं आसपास, फिर देन सोनम कपूर आती है, उसकी हेल्प करती है ना। तो सोनम कपूर बोलते हैं कुछ चीजें लेडीज की बस की बात होती है। तो कैसे एक जेंट्स को एक लेडीज ने हेल्प करके लेडीज का पूरा ग्रुप बना दिया उसके साथ पैड बनाने के लिए, एंड देन दे आर क्रिएटिंग देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई कंपनी नहीं खोली, एक जगह बैठा, ठीक है, सेल्फ हेल्प, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे 10 लोग जुड़े, 10 से 20 हो गए, लेडीज जुड़ती गई, और ये लोग पूरे इंडिया में इन्होंने टेक ओवर कर लिया, जहां से ये पैड वगैरह डिलीवर करते थे यहाँ से मैन्युफैक्चर करके, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। आपने एक पॉइंट देखा होगा जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि अपनी कंपनी खोलने के लिए कहां से पैसे लेके आए, हाँ, इतना रिसोर्सेज लेने के लिए पैसे कहां से लाए। देन सोनम कपूर उनको बताती है कि बैंक कब काम आएगा, हाँ। तो उनको ये सब पता नहीं होता है, वो लोग छोटे छोटे गांव के होते हैं ना। यस, पैड मेकिंग मशीन ओपन इन डिफरेंट विलेजेस, तो हाँ वो एक्सपेंशन होता रहता है ना फिर, ठीक है। तो सोनम कपूर जैसे बताती है ना कि बैंक कब काम आएगा, तो वही चीज वो बता रही है भाई कि बैंक नाम की कोई चीज है, डेवलपमेंट बैंक नाम की कोई चीज है, उसे नाबार्ड का ब्रांच ही समझ लो, जाओ वो तुम्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। लोग अपनी सेविंग्स उठा उठा के लेके जाते हैं, वो लोग गुल्लक में से तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं पैसा, उनको वापस करते हैं सिक्कों में, चिल्लड़ में होते हैं, काउंटिंग हो रही होती है वहां पे, ठीक है। लेकिन बड़े कितने इजीली, कितना कितना लविंगली इन सारी चीजों को दिखाया गया था कि वाओ कितना प्यार से हेल्प मिल रहा है, आराम से सब कुछ सब हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, की बेटा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही तो है, वो और कुछ नहीं है, वो कोई कंपनी नहीं है, वो कोई फर्म नहीं है, कोई कॉर्पोरेशन नहीं है, दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके। तो उन्हीं चीज को फैसिलिटेट करता है नाबार्ड, तो इसीलिए हम उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। फाइन। तो यहाँ पे आपका आके नाबार्ड खत्म होता है, ठीक है। नाउ विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, 20 मिनट्स में जो हमारे 30 to 35 MCQs हैं छोटे छोटे, उनको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे 2 मिनट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तब तक आप लोग एक बार क्विक रिविजन देख लो अपने नोट्स के जो आपने अभी किए हैं, ओके। एक बार क्विक रिवीजन आप लोग उसका देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता हूँ। एक बार क्विक रिवीजन ले बेटा। 2 मिनट क्विक रिवीजन ले लो, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो अमन बेटा, मे बी सुनने में आया दिसंबर का लॉ का बैच चल रहा है ना, दिसंबर वाले स्टूडेंट्स का, तो मे बी वो लोग वहां पे हैं। अमन आप दिसंबर में हो या मई वाले बैच के हो आप? सर में ओके। हाँ तो कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, तो दिसंबर के लिए वो लॉ का उनका फटाफट का पीछे रह गया था ना, तो शायद उनका बैच वो क्लासेस ले रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ तो हम ऑलमोस्ट वी हैव डन विद, और बैकअप में ले लेंगे तो हो जाएगा, कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसमें उनको खास समझाना है किसी को, ठीक है। रटने रटाने वाली बातें बची हैं बस। पढ़ो याद करो, पढ़ो याद करो, अब ये जितना भी तुमने पढ़ा है इसमें सर समझना फाइनल क्या है। था, कुछ भी नहीं था, तुम्हें याद ही रखना है सब कुछ अल्टीमेटली। अच्छा पता नहीं, अब मुझे आई डोंट नो, मैंने तो सब जगह मैसेज कर दिया था, एक बार सर से बता दूंगा मैं फिर भी एक बार। सर आपको सर हमें बोल रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा चैट बॉक्स में डालिए एक बार। वॉइस थोड़ा धीरे आ रहा था स्टूडेंट्स का।
मैंने साउंड तेज किया इधर से। हाँ, वो कर दिया। ओके ना ना, बड़े कम है बच्चे, वैसे 9 ही है स्टूडेंट्स। अच्छा ओके ठीक है ठीक है। अच्छा ओके हाँ, कर लो ट्राई एक बार, अब जाके देख लो बेटा। अब तो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट होगा ही ना, फेस टू फेस वाला ही। नेक्स्ट भी जब हम करेंगे तो वो फेस टू फेस ही होगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल वाली क्लास में प्लीज बी प्रेजेंट, हाँ, बिकॉज कल हमारा सिर्फ ईगो की क्लास है। ठीक है, तो जो भी है 2 आवर्स का मैक्सिमम, तो वैसे 2 आवर्स काफी रहेगा बिकॉज अब बेटा देखो, है तो 2 घंटे की, बट सीरियसली बताओ थोड़ी सी ना बोरिंग होगी। तो मैंने पहले थोड़ा सा पहले बता दिया है, इतना भी बोरिंग नहीं होगा, लगे जैसे समझते हैं चीजों को वैसे ही समझेंगे। बट अल्टीमेटली हम ना लास्ट वाला यूनिट उठा रहे हैं, ठीक है। अब आई आई कैन नॉट डू एनीथिंग। लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, पता नहीं तुम्हें क्यों डाल के दे दिया है। अच्छा ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ओके ठीक है बेटा। बैकअप वो ना बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो उसमें तुम्हारे जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मैं उसको समझा दूंगा थोड़ा बहुत, फटाफट से कर लेंगे। टाइम रहा तो एमसीक्यू कर लेंगे, अदरवाइज एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बट आई विल एंड द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 टुमारो, ओके। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा देर का होगा, बट वो फटाफट से हो जाएगा बिकॉज मैं सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो समझा दूंगा, और अल्टीमेटली कुछ नोट्स वगैरह नहीं है, नोट्स तो टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं उसमें, तो क्या दोबारा से उसको पढ़ के कहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं है। वो नोट्स ही हैं, तुम्हें सारे टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम टर्मिनोलॉजीज को एक बार डिस्कस कर लेंगे, टाइम रहा तो एमसीक्यू कर लेंगे, अदरवाइज एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लंबा रखा कि कल हम वो कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कुछ इतना है नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि हम 2 क्लासेस में क्यों उसको करें, व्हेन वी कैन फिनिश दिस इनटू द 1 क्लास, ठीक है। तो कल की क्लास हम सिर्फ लास्ट वाले चैप्टर को दे देंगे, फिर हमारा थर्ड वाला चैप्टर रह जाएगा जो मैंने बीच में पकड़ा था, बीच में छोड़ दिया था उसको, बिकॉज मैंने सोचा कि एक बार ये कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिर जिसमें लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा या थोड़ा सा थेरेटिकल ज्यादा है, चीजों को लिखवाना पड़ेगा, ये सारी बातें लिख लो, ये सब लिख लो, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा कि देखेंगे कि कितनी की क्लास लगानी पड़ेगी उसमें, कितनी क्लास उस पर लगानी पड़ेगी। तो आई सपोज वो जो थर्ड चैप्टर है वो भी 2 से 3 क्लास में हो जाना चाहिए, अगर हम थोड़ा 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 नोट्स भी लेके चलते हैं, तो वो मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस में निपट जाना चाहिए। तो आप यही समझ लो 4 to 5 क्लासेस में अब ये ओवर है, ठीक है। 4 से 5 क्लासेस में नेक्स्ट वीक में, मिड ऑफ द नेक्स्ट वीक में, थर्सडे तक ही ओवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बस। वी आर अबाउट टू एंड दिस। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। एमसीक्यूज को फटाफट करते हैं क्योंकि ये क्लास को अब जल्दी से रैप अप करना है। आओ 20 मिनट्स में फटाफट खत्म करते हैं। कहाँ गया ये बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो करते हैं स्टार्ट, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंट्रोलिंग, सेबी से पहले कौन था रेगुलेटरी बॉडी जो इसके अफेयर्स को रेगुलेट करता था? चलो चलो सब बताओ। आप सब यहाँ प्रेजेंट हैं, चलिए फटाफट करते हैं। वेरी गुड राधा, वेरी गुड भावेश, बाकी लोग भी बताओ भाई, अभी तो रिपीट हुआ है और अपने नोट्स में झांको। कौन था सेबी से पहले? सेबी ने किसको रिप्लेस किया था? बताओ बताओ बताओ, क्या बात है, फटाफट बताओ। 2 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया है। कितना सिंपल तो है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, है ना, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, फाइन। आओ, व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड बेटा? व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड? वेरी गुड। सेबी कब बना था? 1988 में था, और उसका एक्ट कौन सा है? 1992, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई? उसका कॉम्पोजिशन चेक करो सेबी का और बताओ कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से कितने लोग होने चाहिए? 1 था ना? हाँ 1 ठीक है, 1 था, वेरी गुड, 1 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। फटाफट से करते जाते हैं, क्या है, छोटे छोटे तो हैं।
बताओ सबसे पहले कहाँ अपील कर सकते हो सेबी के खिलाफ? सबसे पहले कहाँ अपील कर सकते हैं सेबी के अगेंस्ट? वेरी गुड, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये मैंने बता दिया था कल। वेरी गुड, सबका ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हु रेगुलेट्स द करेंसी इन द कंट्री बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सिंपल, आरबीआई, ठीक है, जिसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। तो दो दो क्यों दे दिया इसमें ऑप्शन? आरबीआई, ठीक है, तो वही होगा अपना। यस, आरबीआई का एक्ट कौन सा है बेटा जो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है? वेरी गुड, वेरी गुड, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बोलते जाओ। 1934, वेरी गुड। IRDAI कब बना? चलो ये भी बड़ा सिंपल। वेरी गुड, वेरी गुड। अपना जो तुम्हारा वो है ना टाइपिंग टाइपराइटर, उसको सामने रखो और फटाफट से सारा ऐसे ही करते चलते हैं, ठीक है। 8th वाला बताओ, चलो सबका ठीक है, सबका ठीक है। 1999 8th वाला। अगेन वेरी सिंपल, अभी डिस्कस किया हमने, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है उसकी? बिल्कुल ठीक बात है, सी ऑप्शन, सेक्शन 14, सबका ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? 9th का। लार्जली गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल और स्टेट बैंक के साथ डील करता है, एकदम ठीक है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी वही लेके आता है, ठीक है। स्टेबिलिटी लेके आता है, ठीक है। मिशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, क्यों भाई? उससे उससे कौन पॉलिसी लेता है भाई? पब्लिक डीलिंग ही नहीं होती उससे। आरबीआई, चौथा तो ठीक ही है, सी इज इनकरेक्ट, वेरी गुड। 10th पे आ जाओ बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से इसका वो तो नहीं है, ए वाला होना चाहिए। हाँ, ए वाला ठीक है। बिकॉज चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यही था ना? हाँ, चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड। हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है एकदम, वेरी गुड। बॉम्बे। 12th का भी अगेन क्या होगा? 12th का अभी हमने पढ़ा, हाँ, नाबार्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट लोकेटेड इन, कहाँ पे रीजनल ऑफिस नहीं है सेबी का? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है एकदम, चंडीगढ़ में नहीं है, ठीक है बेटा। 14 में पूछा है वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, वेस्टर्न इंडिया में कौन सा पार्ट होगा? वेस्ट में। वैसे देखा जाए ना, सारा एग्जाम्पल वेस्ट का ही है, बट तुम्हें ध्यान रखना है वो वेस्ट का एक एग्जाम्पल जो मैंने लिखवाया था, वेरी गुड, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में है, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये तो पढ़ना पड़ेगा। सेबी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रू। सेबी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स अमंग द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के होने चाहिए। थर्ड क्या कह रहे हैं? सेबी मेंबर कंसिस्ट ऑफ 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, यस। लास्ट क्या कह रहे हैं? 5 अदर मेंबर्स, out of which at least, out of which three था, out of which 3 members shall be whole time members, है ना? तो डी वाला गलत है, एकदम ठीक है आप सबका, सबका ठीक है बेटा। सेबी हैज टू बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ ग्रुप्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, अरे बहुत सिंपल है ये तो, सभी आ जाएंगे, मार्केट इंटरमीडिएरीज भी आते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं बेटा वो भी आते हैं, जो सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं वो भी आते हैं, और इन्वेस्टर्स तो आते ही आते हैं, ठीक है, सेबी के अंडर। ओके, वेरी गुड। 17th का बता दो, सेबी का कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं है? नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वासी लेजिस्लेटिव था, क्वासी जुडिशियल था, क्वासी एग्जीक्यूटिव था, प्रोफेशनल नाम का कुछ चीज नहीं था, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एफिशिएंटली सेबी हैज बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स, तो सेबी की पावर्स बता दो। वेरी गुड, सारे ही पावर्स हैं उसके, देखो बी और सी तो है ही, नियरर जो है वो है ही, और बाय लॉज भी तो वो बनाता ही है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो सारे ही हो गए ना। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। 19th का देख लो बेटा, बड़ा सिंपल है, आरबीआई का फिर से वही पूछ लिया क्या? अच्छा ध्यान रखो, आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर आरबीआई, तो है ही, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही तुम्हारा नेशनल, सॉरी, आरबीआई तुम्हारा नेशनलाइज हुआ था, तो दोनों चलाए जाते हैं, ठीक है।
बोथ ए एंड बी, वेरी गुड। 20th फिर बहुत सिंपल क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज तुम्हारे सारे तुम्हें पता है, एक भी चीज ऐसा नहीं तो तुमने नहीं पढ़ा है, इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है ना। यस वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट से 21st का देख लो बेटा, क्या कह रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स ऑल ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? साफ पता चल रहा है, वॉच डॉग ऑफ द अनएथिकल कंपटीशन इन मार्केट, वो तो ना उसका काम, ऐसा कुछ लिखवाया ही नहीं है मैंने। वेरी गुड, सबका ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? टू प्रमोट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। बेटा ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर कंपटीशन कमीशन जो है वो कंपटीशन को प्रमोट करता है, तो ये तो पहला कह रहा है कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है भाई, ये तो एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा है, तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तो यही गलत है, यही रोल नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, 23rd, नाबार्ड रीफाइनेंस द फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ बताओ, ये कौन सा है? रीफाइनेंसेस द रूरल सेक्टर, वेरी गुड। मैंने पहले ही बताया है, टाउन्स, अर्बन एरियाज, इन सब में नहीं आता नाबार्ड, नाबार्ड गांव के ही एरिया को वो बेसिकली प्रमोट करता है। नाबार्ड का 24th वाला है बेटा, 24th का देख लो। वेरी गुड, अब जब वही बात हो गई ना, ऊपर वाला ही रिपीट हो गया एक तरीके से कि भाई रूरल सेक्टर है तो रूरल एरियाज ही हो गए, ठीक है, वेरी गुड। 25th, ये भी फिर वही बात है, अभी लिखवाया है। किन किन के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड फाइनेंस देता है? सबको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, एवरीथिंग। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? कौन सा नहीं है आरबीआई का फंक्शन? कितना सिंपल है ये। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सी वाला नहीं है, सबका ठीक है। एडवांसिंग लोन टू लार्ज बिजनेस हाउसेस, बिजनेस और पब्लिक के साथ डीलिंग ही नहीं होती आरबीआई की। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेबी आया था 30 जनवरी 1992, नो 1998 में आया था, 1988 में। IRDA was set up by an act of parliament in India. Yes, because this is a statutory corporation. NABARD Bank of India was set up in 1982. Yes. अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट, सेबी हमारा 1988 में आया था कि 19 एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में? अच्छा, केम इनटू फोर्स पूछा है ना, हाँ हाँ, केम इनटू फोर्स तो बेटा मैंने लिखवाया है 30 जनवरी 1992। मैं भी इस चीज में थोड़ा वो हो गया कि 1988 में जब ये आया तो 1992 क्यों लिखा है? केम इनटू फोर्स तो काम करना शुरू किया था 1992 से। ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। Which सर of the following statement is incorrect regarding development banks? कौन सा गलत है डेवलपमेंट बैंक्स के रिगार्डिंग? साफ पता चल रहा है भैया, ये इंडिविजुअल और फर्म्स को क्यों लोन देगी डेवलपमेंटल बैंक्स? डेवलपमेंट बैंक्स तो जो होती हैं वो तो स्मॉल रूरल फार्मर्स होते हैं या स्मॉल बिजनेस वगैरह होते हैं, उनको देती है। तो एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, इसका डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाला काम नहीं है बेटा। ये कोई अगर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले तो ये तो बैंकिंग में आ गया, पर ये तो नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन है ना, तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? SLR and CRR are quantitative measurements. Yes. Repo rate is the rate at which banks borrow from RBI. Yes. Bank rate and repo rate are the same rate used for different purposes. Yes. Quantitative measures of credit control are also called selective credit control. Incorrect C है क्या यार? C तो हमारा जो है नहीं, D होना चाहिए इसमें तो, बिकॉज जो मैंने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो था आपका, वो तो आपका क्वालिटेटिव में था ना, वो तो आपका क्वालिटेटिव में था। सी के बोल रहे हो? बुक में सी दे रखा होगा जब तुम लोग सी बोल रहे हो। कौन सा कर रहे थे? 29 ना, सी सर दे रखा है, बैंक तभी का तुम लोग रेपो सी रेट बोलने सेम जा कब रहे होते हो हैं? भाई। सी नहीं होगा, सी कैसे हो जाएगा? बैंक रेट एंड रेपो रेट आर द सेम रेट यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
यार वो सही है, सी वाला ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट, रेट तो सेम होता है पर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है ना। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, और बैंक रेट शायद शॉर्ट टर्म के लिए था, और वो था वो लॉन्ग टर्म के लिए। बेटा बता दो था, बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब एक ही होता है। बैंक रेट एंड रेपो रेट आर द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स द मनी टू कमर्शियल बैंक्स, बट पर्पस डिफरेंट होता है। बैंक रेट शायद लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट लेकिन मुझे इतना पता है कि शॉर्ट एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी दोनों का रेट जो है ना, वो रेट मतलब बात यही है कि एक ही काम करता है। सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देगी। हाँ तो क्वेश्चन में तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट तो डी वाला है ना, डी वाला इनकरेक्ट है। डी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है ना, वो मैंने आप देख लो नोट्स में, वो मैंने आपको लिखवाया भी है क्वालिटेटिव में, और वो क्वालिटेटिव के अंदर ही आता है, क्योंकि ये तो 12th का कॉन्सेप्ट है, मुझे वहां से याद था ये चीजें। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेटा डी वाला गलत है। डोंट गेट कंफ्यूज, पढ़ो समझो, ऐसे एकदम आंसर्स देखने लगते हो। सी वाला बहुत बहुत, लेकिन 99% वो ठीक है। रेट सेम है, काम एक ही का कर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, बट पर्पस अलग है, एक शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिफरेंस नहीं हो गया? हाँ डिफरेंस तो हो गया, पर है तो करेक्ट स्टेटमेंट ना, और ये इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। स्टेट नहीं, डिफरेंस, अच्छा ऐसे पूछ रहे हो कि डिफरेंस, बेटा वो नहीं, रेट का डिफरेंस होगा, बट लेकिन ये बोल रहा है ना सेम रेट यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो इसलिए मुझे वो लग रहा है दैट द मोस्ट नियर ना डी है, ठीक है। अब इंटरप्रेट तो कैसे भी किया जा सकता है, तुम लोग अपने वे से इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि बात तो सही है बेटा। रेट तो एक ही है, क्योंकि काम एक ही है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगी, बट पर्पज अलग अलग होंगे, एक का शॉर्ट टर्म यूज पर्पज है, एक का लॉन्ग टर्म यूज पर्पज है। मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। यस चलो आगे आ जाओ, ऐसे कंफ्यूजन वाले मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से तुम लोग डी करके आओ बेटा, डी इज द मच नियरर। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट। चलो अब ये बता दो, इस पे आ जाओ 30 वाले पे। जो ए बी और डी है ना, वो सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। सेबी तुम्हारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, बाकी सारे फंडिंग वाले हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 31 का क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी तो मुझे इसमें इनकरेक्ट लग रहा है, सी वाला तो। बी तो ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। डेवलपमेंट बैंक्स फिल द वॉइड ऑफ अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट इन द फर्स्ट 4 decades सिंस इंडिपेंडेंस। डी ऑप्शन होना चाहिए। 31 का क्या है? हाँ डी है, ए और बी होगा, ठीक है। क्योंकि आईसीआईसीआई और आईडीबीआई तो आपको पता है कि वो अब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वो लोग कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। बाकी सब आपका रेपो रेट एडवांसेस लोन अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल एंड बैंक रेट लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। ओके, रेपो रेट एडवांसेस लोन अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ओके, और एलिजिबल बिल and bank rate lends money to commercial bank without any securities. Bank rate जो है, will we not give any kind of securities to the banks against this loan which we are giving in the repo rate? Okay, fine. Will cross check it, ठीक है, एक बार मोस्ट कंफर्म करूंगा, बाकी लोगों से भी पूछूंगा एक बार क्या कहना है, देन आई विल टेल यू। ओके, 29 को तुम अभी होल्ड पे रखो इसको, विल एक्सप्लेन इट। अच्छा 31 का तो डी है, गॉट इट। 32 पे आ जाओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? फटाफट बता दो, चलो 2-3 ही रह गए अब। 32 का बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? साफ पता चल रहा है, नाबार्ड इज अ कमर्शियल बैंक, नो, नाबार्ड इज अ
Development Financial Institution or Regional Rural Bank. Okay, so C is incorrect. Very good. From the following combinations of the financial institutions and their functions, which are not correct, SEBI set rules of the game for money market. A गलत है. 33 का CCI set rules for the game for products and services in non-financial market. ऑल ऑफ डी होना चाहिए इसको तो. मुझे ए क्यों लग रहा है इसका मतलब लाइक यू नो सेबी सेट रूल्स फॉर द गेम ऑफ द गेम फॉर अच्छा आरबीआई लिखा हुआ है ना, वो आरबीआई लिखा हुआ है, सॉरी. हाँ ठीक है. ए एंड बी आर इनकरेक्ट. ठीक है. सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट के लिए रूल सेट करता है, और तो सेबी को हम आरबीआई की जगह लगाएं तब ठीक होगा. तो ए तो गलत है ही है. मनी मार्केट को वो रेगुलेट नहीं करता है. ठीक है. मनी मार्केट में मोस्टली आपका गवर्नमेंट ही आ जाता है. जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स वगैरह, वो सब गवर्नमेंट का ही होता है. और आरबीआई नहीं कैपिटल मार्केट का करता, वो सेबी करता है. तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट. क्या बात है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ध्रुव, मुझे वॉइस तो नहीं आ रही, बट आपको कुछ पूछना है क्या? सॉरी. अच्छा ओके ठीक है. Last 34, which of the following institutions converted into non-banking finance company? चलो बता दो 34 का. वेरी गुड. एक ही तो बैंक है जो कि अपना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आता है, वो है IFCI. बाकी तो आगे जाके ICICI और IDBI भी बैंकिंग में कन्वर्ट हो गए थे. ठीक है. एक ही बच गया था अपना नॉन बैंकिंग में, वो था IFCI. सो A is वेरी मच ट्रू. चलो बेटा, खत्म हुआ. बहुत सिंपल था, इजी था. ठीक है. चलो अब थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक लीजिए. यहाँ पे हमने खत्म किया बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में चैप्टर नंबर 5. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर 6. बहुत छोटा है वो भी, नहीं वैसे है तो लेंदी, बट समझाने वाली बात है. टर्मिनोलॉजीज ही है, डिटेल में नहीं जाना है बस. ठीक है. कल डिस्कस करेंगे वो. टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन आफ्टर 15 or 20 minutes we will start our next class. Okay, BCR. चलिए बेटा. ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.